हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने ईवीएस की क्लास स्टार्ट की हुई है। आपको पता होगा कि पहले हम 2 क्लासेस ईवीएस की पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है उसको आगे स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, इस क्लास में आपको बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है वो मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको 2 जैसे कार्टेशियन प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल है, सीबीडी है, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ में पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि क्या होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम जानेंगे कि इनका जो कंजर्वेशन है वो किस तरीके से किया गया है, कौन से प्रोजेक्ट लाए गए हैं, उन सब के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। इसके साथ साथ जैसे जो एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज है इंडिया की, उन सब के बारे में, रेड डेटा बुक के बारे में, ठीक है, उन सब के बारे में जान लेंगे। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से मैंने यहाँ सिलेबस लगाया। जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये हमने पढ़ लिया है। वैल्यू पढ़ ली इसकी, हॉटस्पॉट्स पढ़ लिए हैं, थ्रेट पढ़ लिया है, बायोडाइवर्सिटी को किससे खतरा है, उसकी हानि क्या है, उसके लाभ क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। कंजर्वेशन एक्स सीटू इन सीटू वाला भी हम पढ़ चुके हैं, बट आज की क्लास में आपको इसको डिटेल से पढ़ाऊंगी मैं। इसके लिए जितने कन्वेंशन वगैरह हुए हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोटोकॉल मैंने अभी आपको बताया ही है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ईवीएस का सिलेबस आपका कितना ज़्यादा है। इसके साथ यहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, ये बहुत कम है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास को। जैसे कि आप देख रहे हैं, कल तक की क्लास में हमने जैसे एक्स सीटू पढ़ा था, इन सीटू पढ़ा था। इसके बाद हमने यहाँ पर आगे मैंने इनको और ऐड कर दिया। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जैसे हॉटस्पॉट है हमारे यहाँ पर, उसी तरीके से एक ब्लू मिशन स्टार्ट किया गया है और इस ब्लू मिशन में आपको होप स्पॉट दिखाई देंगे। ठीक है, जो हमने पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था, हॉटस्पॉट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हॉटस्पॉट। और आज की इस क्लास में हम ये जैसे ब्लू मिशन स्टार्ट किया गया था और इसके तहत होप स्पॉट बनाए गए थे। ये किस लिए थे? जो समुद्री जीव होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए थे, उनके कंजर्वेशन के लिए बनाए गए थे। तो इन्हें क्या नाम दिया गया? ब्लू मिशन नाम दिया गया। इसके तहत होप स्पॉट बनाए गए। टोटल ये होप स्पॉट कितने हैं? 50 हैं। ये हॉट स्पॉट नहीं है, होप स्पॉट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इनका नाम क्या है? होप स्पॉट है। इसके साथ साथ इंडिया में 2 होप स्पॉट हैं आपके, एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार है, क्योंकि ये कहाँ पर बनाए गए हैं? समुद्र वाले एरिया में बनाए गए हैं और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए हमारे लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में होप स्पॉट है। ये हॉट स्पॉट नहीं है, इनका नाम होप स्पॉट है। तो आपको याद रखना है। और किसके तहत बनाए गए हैं? ब्लू मिशन के तहत बनाए गए हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। हॉटस्पॉट नहीं है ये, इनका नाम है यहाँ पर ब्लू मिशन और इनका नाम है होप स्पॉट। 2 होप स्पॉट है हमारे यहाँ पर, एक का नाम है लक्षद्वीप एंड सेकंड इज अंडमान निकोबार। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है रेड डेटा बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्या करती है, उनके कंजर्वेशन के लिए, जैसे कौन सी प्रजाति खतरे में है, कौन सी प्रजाति सही है, इन सब के बारे में, जो खतरे में प्रजातियां होती है उनका रिकॉर्ड रखती है, या कौन सी लिस्ट कंसर्न है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसका ये जो है ना, ये जो लिस्ट है IUCN के द्वारा जो जारी की जाती है, इसमें इसका ना 50 वर्षों का रिकॉर्ड रखा जाता है। टोटल 50 ईयर्स का, लास्ट 50 ईयर्स का रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा। सबसे पहले ये बना कब था? ये 1964 में IUCN बना और इसने क्या बात कही थी? एक बुक बनाने की बात कही थी। 1964 में IUCN ने रेड डेटा बुक बनाने की बात कही थी। ठीक है, बना नहीं है ये, इसने बात कही है कि हमें क्या बना लेनी चाहिए, एक बुक बना लेनी चाहिए। ठीक है, और उसमें सभी ये जो भी प्रजातियां होती हैं जो खतरे में हैं उन सबको रखेंगे। इसके बाद इन्होंने बुक बनाई कब है? 1969 में बनाई है। 5 साल के बाद में इनकी बुक रेडी हो जाती है, मतलब बन जाती है। 64 में ये बात करते हैं कि हम क्या बनाएंगे? एक बुक बनाएंगे और 1969 में रेड डेटा नाम से एक बुक बनाते हैं ये, और 1970 में कंट्री वाइज डेटा बुक आती है। यानी कि 1969 में तो ये बन गई है, अब क्या आएगी? 1970 में, 1 साल बाद ही हर कंट्री की अलग अलग रेड डेटा बुक आई। ठीक है, तो आपको ये तीनों ईयर याद रखने हैं। 1964 में इन्होंने सबसे पहली बार बात की है रेड डेटा बुक बनाने की, और 1969 में रेड डेटा बुक बन गई और इसके 1 साल बाद ही कंट्री वाइज रेड डेटा बुक आई। जैसे इंडिया की भी रेड डेटा बुक है। ठीक है,
उसी तरीके से जैसे अमेरिका की होगी, ऑस्ट्रेलिया की होगी, तो सभी देशों की अपनी अपनी एक रेड डेटा बुक है। इसके बाद है विलुप्त प्रजाति। यहाँ पर इसे बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं विलुप्त प्रजाति। इसका मतलब है, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है जो जीव चिड़ियाघर में, मतलब विलुप्त प्रजाति कौन सी है, इनका मतलब यह है कि जो जीव जहां पर जैसे चिड़ियाघर में है, ठीक है, जू में है, और वहां पर रहते हुए भी क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उनकी जो प्रजाति है, जो स्पीसीज है, वो खत्म होती जा रही है, खतरे में है, और इसमें 50 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है। ठीक है, तो विलुप्त प्रजातियां वो होंगी जो वहां पर प्रेजेंट होते हुए भी सुरक्षित नहीं है, खतरे में है, ठीक है, खत्म होती जा रही है, तो किस में आएंगे, आपके विलुप्त प्रजातियों में आएंगे। और इसे हम किस में काउंट करते हैं, रेड डेटा बुक में हमने इसको रखा हुआ है। इसके बाद है वन्य जीव से विलुप्त, एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर जो जीव वनों में नहीं है, पर कुछ जीव, इसका मतलब यह है कि जो जीव है ना, वो आपको फॉरेस्ट एरिया में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन वो कहाँ पर प्रेजेंट है, जू में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो कैसे है, वन्य जीवन से विलुप्त है। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वन्य जीवन, यानी कि वनों में उनका जीवन अब विलुप्त हो चुका है, लेकिन वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, जो हमने जू वगैरह बनाए हैं, XC2 बनाए हैं, उनमें देखने को मिलते हैं। तो इसका नाम है वन्य जीवन से विलुप्त। इससे पहले हमने पढ़ा था विलुप्त प्रजाति, अब सेकंड पढ़ा है हमने वन्य जीवन से विलुप्त प्रजाति। विलुप्त में कौन सी आती है, जो चिड़ियाघर में रहते हुए भी सुरक्षित नहीं है, और वन्य जीवन से विलुप्त यानी कि जो वनों से विलुप्त हो चुके हैं, पर कहां पर मिलते हैं, XC2s में मिलते हैं। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक संकटाग्रस्त, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है ये। इन्हें किस में रखा जाता है, इन्हें गुलाबी पन्नों में रखा जाता है। तो ये बात याद रखनी है, जो अत्यधिक संकटाग्रस्त प्रजाति हैं उन्हें किस में रखेंगे, हम गुलाबी पन्नों में रखते हैं। इन्हें हम क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम से जानते हैं। पिछले 10 वर्ष में उस प्रजाति का जो 90% जीव है ना, वो क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में बचे हैं। और कितने साल की बात करता है, 10 साल की, यानी कि पिछले 10 वर्षों में उनकी 90% की जो स्पीसीज है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो वो किसमें, अत्यधिक संकटाग्रस्त में हम उन्हें काउंट करते हैं। तो ये बात याद रखनी है। वयस्क जीवों की संख्या केवल 50 या 50 से कम बची है, यानी कि जो और जीव हैं, अडल्ट जीव हैं, उनकी संख्या या तो 50 हो या 50 से कम बच गई हो। तो ये किस में आते हैं, ये भी सभी अत्यधिक संकटाग्रस्त में है। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर है विलुप्त होने का खतरा, जो अत्यधिक खतरा है, एक्सट्रीम रिस्क है। यहाँ अगर एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो ये क्या है, संकटाग्रस्त है। यहाँ पर 3 कंडीशन मैंने लिखी है। सबसे पहले तो जो प्रजाति 10 साल में 90% खत्म हो चुकी है। सेकंड इसकी कंडीशन है कि उसमें उनकी प्रजातियों में से केवल 50 या फिर 50 से कम उनकी स्पीसीज बची है। तीसरी वो है इसमें जो बिल्कुल जो बिल्कुल अत्यधिक खतरे पर है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क पर है, यानी कि जो बिल्कुल बचेंगी नहीं। ठीक है, इनमें से, इन तीनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है, तीनों होनी चाहिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन तीनों में से कोई भी एक फुलफिल हो जाती है, तो ये कैसी है, अत्यधिक संकटाग्रस्त है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अत्यधिक संकटाग्रस्त प्रजातियों में 3 कंडीशन है हमारे पास में, अगर तीनों में से एक भी फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब हम उसे क्या कह सकते हैं कि कैसी प्रजाति है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्रजाति है। इनको किस में रखा जाता है, पिंक पेजेस में रखा जाता है इन्हें। इसके बाद है एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि संकटाग्रस्त प्रजाति। वो क्या थी, अत्यधिक, यहाँ पर हमने पढ़ा अत्यधिक संकटाग्रस्त, और ये संकटाग्रस्त है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज थी। इसमें भी यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, जैसे पिछले 10 वर्षों में वहां पर हमने क्या पढ़ा था, 90%, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, 70%। पिछले 10 वर्षों में 70% से अधिक यहाँ पर जो जीव है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, पिछले 10 वर्षों में 90% से अधिक क्या हो गए, जीव समाप्त हो गए थे। और अब यहां पर क्या है, अब यहाँ पर 70% से अधिक जीव समाप्त हो गए हैं। यहाँ पर 2019 है, और ये देखिए 2009 में यहाँ पर 4000 प्रजातियां थी, 40,000 प्रजातियां थी, लेकिन यहाँ पर 10 ईयर के अंतराल में, यानी कि 10 ईयर के रिकॉर्ड में ये केवल 4000 बच गई हैं। तो यहाँ पर इनका कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो वयस्क जीवों की संख्या है वो अधिकतम 250 है, और उनके विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो ये किस में आएंगी, संकटाग्रस्त में आएंगी। वहां पर 50 या 50 से कम थी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 250 है। ठीक है, 250 है।
तो संकटाग्रस्त या एंडेंजर्ड स्पीसीज में क्या आते हैं, तीन यहाँ पर कुछ कंडीशन है, जैसे 10 साल में यहाँ पर 70% से अधिक जीव क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। 2009 से 19 के बीच में इनकी प्रजातियों में जो 10 ईयर का रिकॉर्ड है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। इसके साथ साथ वन्य जीवों की संख्या जो है वो अधिकतम 250 हो गई है, मतलब मैक्सिमम 250 है, और इनके विलुप्त होने का खतरा बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये सब किस में आती है, संकटाग्रस्त प्रजाति में आती है। आपको ऑप्शन में दे देगा, इस तरीके से पूछ लेगा कि बताइए ये किसकी विशेषता है, तो अगर आपने इनको नहीं पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल भी टिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी एक जैसी लगती है। तो अत्यधिक संकटाग्रस्त प्रजाति। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य, ऐसी प्रजातियां जिसको आसानी से क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। ठीक है, जो लास्ट ईयर में 50% जो जीव है वो खत्म हो गए हैं। पहले हमने अत्यधिक में कितने पढ़े, 90%, उसके बाद हमने संकटाग्रस्त में कितने पढ़े हैं, 70%, और ये जो सुभेद्य है इसमें हमने कितने पढ़े, 50% जीव इसमें क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। वयस्क में आबादी 10,000 हो। ठीक है, विलुप्त होने का हाई रिस्क है, मतलब रिस्क पर है ये, तो ये क्या है, सुभेद्य है। इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा जैसे हाथी वगैरह होते हैं, इनको लोग आसानी से मतलब इनका शिकार कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या, इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समाप्त करे जा रहे हैं। तो ये कैसे है, सुभेद्य है। इसके बाद है नियर 310, जो खतरे के नजदीक है, जिनकी आबादी तेजी से क्या हो रही है, कम हो रही है। जो खतरे के अत्यधिक नजदीक, मतलब जिनकी आबादी तेजी से कम हो रही है, जो खतरे के ज्यादा नजदीक, मतलब इसमें ना खतरे के नजदीक है, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, जो खतरे के ज्यादा नजदीक है, इनमें से एक भी नहीं, मतलब ऊपर वाली जो कंडीशंस है ना, इनमें से अगर एक भी नहीं फॉलो करता है, सॉरी यहाँ पर ये मैंने ठीक ही लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है नियर 310। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा है नियर 310, यानी कि जो खतरे के नजदीक है, जिनके ऊपर ना बहुत ज्यादा हाई रिस्क नहीं है, मतलब एक्सट्रीम रिस्क नहीं है, खतरा तो है लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल वाला खतरा नहीं है। और इसमें जो ऊपर की कंडीशंस है ना, उनमें से एक भी इसमें फुलफिल नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पर खतरे के नजदीक हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, इनकी आबादी तेजी से कम हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क नहीं है इनका, जैसे हमने ऊपर 90% 70% में पढ़ा था, यहाँ पर हम इनको नहीं लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा कंडीशंस भी नहीं है, बस ये खतरे के नजदीक है। तो ये 6 जो है ना, ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 और आएंगी, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी 6 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने पढ़ा था विलुप्त प्रजाति के बारे में। विलुप्त में ये था कि जो जीव मतलब चिड़ियाघर में रहते हुए भी क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उनको खतरा है। इसके बाद हमने पढ़ा था वन्य जीवों से विलुप्त, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ से क्या हो गए हैं, जो जीव वाइल्ड लाइफ वनों में नहीं है लेकिन जू में प्रेजेंट है। इसके बाद हमने पढ़ा था अत्यधिक संकटाग्रस्त, यानी कि क्रिटिकली क्या हो गई है, एंडेंजर्ड है, बहुत ज्यादा खतरे वाली है ये, अत्यधिक संकटाग्रस्त वाली। इसलिए हमने इसको किस में रखा है, पिंक बुक में रखा है, पिंक पेजेस में रखा है। इसमें कुछ कंडीशंस पढ़ी थी हमने। इसके बाद संकटाग्रस्त प्रजाति जो इससे थोड़ी कम मतलब कम रिस्क है। ठीक है, तो इसमें 70% की बात थी और यहाँ पर 250 था। इसके बाद सुभेद्य, जिनको खत्म किया जा सकता है, आसानी से जिन्हें खत्म किया जा सकता है, जैसे लोग हिरण का शिकार कर देते हैं, ठीक है, जैसे हाथी का शिकार कर देते हैं, तो ये बहुत आसानी से समाप्त की जा सकती हैं। इसके बाद हमने नियर 310 पढ़ा है, जो बहुत ज्यादा, जिन पर एक्सट्रीम रिस्क नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न वो वाली है जिनको कोई खतरा नहीं है, जो हमारे आसपास होते हैं, कुत्ते बिल्ली, इस तरीके के जो जीव जंतु है, ये किस में रखे जाते हैं, लीस्ट कंसर्न में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद है डाटा इनसफिशिएंट। डाटा इनसफिशिएंट में वो सभी आती है ऐसी प्रजाति जिसके बारे में ह्यूमन बींग को कोई भी अभी जानकारी नहीं है, जो रेयर है, यानी कि कुछ स्थानों तक सीमित होंगी, बहुत कम एरिया तक अचीवेबल है, और जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम उन्हें किस में रखते हैं, डाटा इनसफिशिएंट में रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जितना भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है। ठीक है, ये इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो विश्व धरोहर स्थल है ये कब बना था, ये 1945 में बना है वैसे। ठीक है, कब बना है, 1945 में बना है, लेकिन इसकी जो लिस्ट है ना, वो सबसे पहली बार कब आई, 1978 में इसने अपनी पहली लिस्ट पब्लिश की थी। तो यूनेस्को कब बना, इसे हम विश्व धरोहर स्थल के नाम से, मतलब इसमें जो भी आपके धरोहर हैं जो किसी कंट्री में है, जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारी साइट्स हैं, उसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज में यूनेस्को में कुछ साइट शामिल है। ठीक है, जो उनकी कल्चरल पर बेस्ड है या फिर किसी और एंशिएंट या प्राचीन संस्कृति पर बेस्ड है, तो वो सभी किस्में हैं, यूनेस्को उनकी देखरेख करता है। ये कैसी हो सकती है, ये प्राकृतिक भी हो सकती है और इसके साथ साथ ये मैन मेड भी हो सकती है। प्राकृतिक में जो नेचुरल है और मैन मेड यानी कि जो इंसान ने बनाई है।
प्राकृतिक ऐसी होंगी जो पूरे एरिया में कहीं भी नहीं होंगी, मैन मेड होंगी जो हमने बनाई होंगी, जैसे हमारे ताजमहल हो गया, इस तरीके की बहुत सारी साइट्स हैं। 2012 से पहले बहुत सारे कारक थे यहाँ पर ना, इनको यहाँ पर अब 2 ही कारक है, यानी कि इसके लिए इनमें 2 कैटेगरी को रखा गया यूनेस्को ने, एक तो वो नेचुरल होना चाहिए या फिर वो मैन मेड होना चाहिए। और यहाँ पर 2012 से पहले इसमें बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती थी, तब उसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया जाता था। लेकिन अब इसके केवल 2 ही क्या है रीजंस हैं, 2 ही यहाँ पर, अगर 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही हम उसे किस में रख सकते हैं, यूनेस्को की साइट में रख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो यूनेस्को की नई साइट है वो कौन सी है। तो धोलावीरा और साथ साथ रामाप्पा टेम्पल, ये 2 ऐसी साइट्स हैं जो आपके अभी हाल मतलब 2021 के आसपास यूनेस्को ने इसको अपनी कैटेगरी में शामिल किया था। इसमें एक धोलावीरा है जो गुजरात में है, ठीक है, जो हड़प्पन साइट है। इसके बाद रामाप्पा टेम्पल है, ये तेलंगाना में है। और ये कब बना है, ये दोनों कब ऐड किए गए हैं, 2021 में ऐड किए गए हैं। अगर प्राकृतिक नेचुरल सबसे बड़ा पूछता है तो कैलाश टेम्पल, आगरा फोर्ट जैसे, ठीक है। इसके बाद है सबसे पहला अजंता केव्स थी, आगरा फोर्ट थे और ताजमहल थे, जिन्हें सबसे पहली बार यूनेस्को ने अपनी साइट में शामिल किया था। इसके बाद फर्स्ट यूनेस्को सिटी की बात की जाए तो सिटी आपकी अहमदाबाद है, यानी कि जो पहली सिटी थी जो यूनेस्को में ऐड की गई तो उसका नाम क्या है आपके यहाँ पर अहमदाबाद है, जो कहाँ पर है, गुजरात में है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें जो यूनेस्को में शामिल नहीं है, जैसे भूटान है, गुनिया है, सीरिया है, ये सभी कंट्री यहाँ पर एक भी यूनेस्को साइट आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट साइट की बात की जाए तो वो सांची का स्तूप है और ये कहाँ पर है, एमपी में है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नई साइट धोलावीरा एंड रामाप्पा टेम्पल है, ठीक है। प्राकृतिक सबसे बड़ा कैलाश टेम्पल है। सबसे पहला जो है वो अजंता केव्स है, ठीक है। अजंता आगरा में है, आगरा मतलब अजंता केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल, ठीक है। तो ये अजंता एलोरा वाला, आगरा फोर्ट वाला और ताजमहल वाला, तो ये सभी अलग अलग साइट्स हैं, ठीक है। ये सबसे पहली बार शामिल की गई थी। यूनेस्को सिटी पूछेगा तो अहमदाबाद है और सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट पूछता है तो इटली के पास में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट है। अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के पास सबसे ज्यादा नंबर में यूनेस्को साइट्स आती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो यूनेस्को से रिलेटेड हमने पढ़ा है, इसमें कौन सी साइट शामिल है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं। जो हमने पढ़ा था कंजर्वेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसमें इंडिया के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या कदम उठाए गए इसके लिए, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके तहत अलग अलग प्रोजेक्ट लाए गए हैं, जिसमें क्या है यहाँ पर, जैसे जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम, इसके ईयर पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये क्योंकि यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जैसे टाइगर डे हम कब मनाते हैं, क्यों ये लाया गया था, इन सब के बारे में जान लेंगे। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, ये कब आया था, 1973 में आया था, ठीक है। और ये कब लाया गया, या इसके लिए जो मीटिंग हुई, कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन कब हुआ है, ये टाइगर प्रोजेक्ट तो कब आया है, 1973 में आया। जैसे कैलाश संथाला का नाम आपने सुना होगा, तो वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, जो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के हैं। और 2010 में रशिया के पीट्सबर्ग में क्या हुआ, टाइगर कन्वेंशन हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट तो कब आया है, 1973 में आया है, लेकिन इसके तहत जो कन्वेंशन हुआ है ना, वो कब हुआ है, 2010 में इसका कन्वेंशन हुआ है, ठीक है। 29 जुलाई को हुआ था, इसीलिए हम 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, टाइगर डे मनाते हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है, 29 जुलाई को होता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 1973 में आया है। इसके तहत जो कन्वेंशन हुआ था वो 2010 में हुआ था। कहां पर हुआ, रशिया के पीट्सबर्ग में हुआ। 29 जुलाई को कन्वेंशन हुआ, इसलिए हम हर 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाते हैं। 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना करने का टारगेट था, मतलब यहाँ पर ये सेट किया गया था। 2010 में जो ये कन्वेंशन हुआ था, यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई थी कि 2022 तक जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या को क्या कर दिया जाएगा, दुगना कर दिया जाएगा। 2018 तक इंडिया ने अपना टारगेट पूरा कर लिया, यानी कि इन्होंने क्या कंडीशन रखी थी 2022 की, और इंडिया ने क्या किया है, 2018 तक इंडिया ने अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया है। 1973 तक 9 ही टाइगर थे, यानी कि 1973 में टोटल 9 टाइगर थे। और टाइगर स्टेट हम किसे कहते हैं, एमपी को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड कर्नाटका में भी आपको ज्यादा टाइगर देखने को मिलेंगे, पर टाइगर स्टेट आपकी एमपी है। व्हाइट टाइगर कहां पर मिलते हैं, एमपी रीवा में मिलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, व्हाइट टाइगर के लिए क्या फेमस है, एमपी का रीवा फेमस है। आज 3000 से ज्यादा टाइगर आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद 2010 में कार्यक्रम, टाइगर्स पर एक कार्यक्रम आया जिसका नाम था एम स्ट्रिप्स, यानी कि टाइगर के ऊपर एक प्रोजेक्ट लाया गया, कार्यक्रम लाया गया, इसका नाम क्या रखा गया, एम स्ट्रिप्स।
मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन टाइगर। तो इसका नाम क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन टाइगर, ठीक है, ये शुरू किया गया, टाइगर्स वगैरह के लिए था। और किसके द्वारा लाया गया, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्व एजेंसी को लेकर आई थी। इसका जो उद्देश्य था वो टाइगर्स को कंजर्व करना था, उनका संरक्षण करना था, यानी कि जो उनकी प्रजातियां वो खत्म ना हो, लोग उनका शिकार ना करें। तो ये कब लाया गया है, 2010 में आया है। और 2010 में ही क्या हुआ, टाइगर कन्वेंशन हुआ था, कहां पर, रशिया के पीट्सबर्ग में, ठीक है। 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। इसके बाद है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना, ये कब आया है आपका, 1992 में आया है। तो आपको ये याद रखना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए आया, क्योंकि एलिफेंट से रिलेटेड है। तो आप क्या याद रखेंगे, किसके संरक्षण के लिए है, हाथियों के संरक्षण के लिए। इसमें मानव और हाथियों की झड़प, आपने देखा होगा कि आपके एरिया में भी आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया में लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाथियों का शिकार करते हैं, उनके दांतों का शिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए, यानी कि जो मानव और हाथियों की झड़प है उसको खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था। और कब आया, 1992 में आया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 1973 में। सबसे पहले हम क्या लेकर आए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर लाए हैं 1973 में। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1992 में। यहाँ पर हाथी शिकार जो है ना, मतलब इस तरीके से लोग हाथी शिकार करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ हाथी इंसिडेंट यानी कि घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जो कई बार जंगलों से बाहर निकल आते हैं। इसका बड़ा कारण और क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि एक मैन मेड रीजन भी इसका फेमस रीजन है, बड़ा रीजन हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम क्या करे जा रहे हैं, वनों को काटे जा रहे हैं, जंगलों को काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये इनका निवास स्थान होता है वो क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि इनके हैबिटेंट का हम क्या करते जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, उनका विखंडन, उनको खत्म करते जा रहे हैं, जिससे कि इनकी जो प्रजातियां वो खतरे में हो रही हैं, क्योंकि उन्हें रहने के लिए सुटेबल स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब किससे रिलेटेड है, हमारे एलिफेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अब ये माइक है, यहाँ पर लिखा है, वो हमने स्ट्रिप वाला पढ़ा था, यहाँ पर माइक है। माइक क्या, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो माइक का नाम क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ये ऐसी साइट है, मतलब जहां पर हाथियों के शिकार हो रहे हैं उन्हें कंजर्व करना। ये साइट किस लिए बनाई गई थी, ये ऐसे एरियाज के लिए बनाई गई है जहां पर लोग हाथियों का शिकार कर रहे हैं, तो ऐसे एरिया को वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्व कर देंगे, यानी कि उसे किसी तरीके से वहां पर ये काम करेंगे। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, मॉनिटरिंग का मतलब यही होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे, वहां पर उसकी देखरेख करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हाथी कैसा है, अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ा जो स्थलीय मैमल है वो कौन सा है, आपका हाथी है। और जलीय में पूछा जाता है तो वेल क्या है, सबसे बड़ी आपकी जलीय, जो जलीय मैमल्स है ना, सबसे बड़ा वो वेल है, और स्थलीय मैमल जो है वो क्या है, आपका हाथी है। टोटल एलिफेंट कंजर्व सेंटर कितने हैं, यहाँ पर 33 है। तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है प्रोजेक्ट हुगुल। प्रोजेक्ट हुगुल जो है ना, ये हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लाया गया था। ये जो हुगुल है ना, ये कश्मीरी मृग का नाम है। और जो जम्मू कश्मीर है, इसका जो मतलब कश्मीर है, इसका जो राष्ट्रीय मतलब जो राजकीय पशु है ना, वो भी क्या है, कश्मीरी मृग है। ये 1970 में प्रोजेक्ट आया था दाचीग्राम में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं ये, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। इनके शिकार पर पूरी तरीके से क्या किया गया है, बैन लगाया गया है। तो प्रोजेक्ट हुगुल कहाँ का है, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि जो प्रोजेक्ट हुगुल है ना, वो किससे रिलेटेड है, कौन सी स्टेट से है, कब आया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो आपके यहीं जम्मू कश्मीर में ही है, तो उसके लिए लाया गया था। और ये किसके लिए, किसका कंजर्व करता है, ये कश्मीरी मृग के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन। जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, ये 2019 से 20 के आसपास शुरू किया गया था। यहाँ पर ये डॉल्फिन्स होती है ना, ये क्या करती हैं, वैसे तो डॉल्फिन जो गंगा नदी के प्रदूषक का इंडिकेटर भी कही जाती है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में इसको शुरू किया गया था, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इनकी संख्या यहाँ पर, इसका जो कारण था वो क्या था कि यहाँ पर जो डॉल्फिन्स हैं उनकी संख्या कम होने लगी थी। ये मछलियों के जाल में मतलब जो जिस तरीके से लोग मछलियां निकालते हैं पानी में जाल निकाल कर, तो उसके साथ साथ क्या जाती, डॉल्फिन भी बाहर आ जाती। तो इनका जो मेन रीजन था ना, वो यही था कि ये क्या होने लगी, मछली के जाल में फंसकर बाहर आने लगी थी। तो इसके लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया,
प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया। भारत सरकार ने इसे क्या घोषित किया हुआ है, राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया हुआ है। ये ज्यादातर आपको गंगा में पाई जाती है, इसलिए इसका जो नेम है वो साइंटिफिक नेम है प्लेसेंटिका गंगनेटिका, ठीक है, गंगा के नाम पर ही रखा गया है। और इसका जो मेन रीजन था वो डॉल्फिन की जो जैव विविधता है उसको मजबूत करना। ये इसलिए भी खतरे में होने लगी थी क्योंकि इस नदी पर लोगों ने बांध वगैरह बनाने शुरू कर दिए, बैराज बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो डॉल्फिन है ना वो खतरे में हो गई। तो इसे सोन्स के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका अनदर नेम क्या है, सोन्स है। तो ये सारी बातें आपको याद रखने ली है। इसमें हमने पढ़ा प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में, 2019 से 20 के आसपास लाया गया था। इसके बाद है प्रोजेक्ट वल्चर। जो प्रोजेक्ट वल्चर है आपका, ये कब लाया गया है, प्रोजेक्ट वल्चर जो है 1994 में, ये प्रोजेक्ट टाइगर है उसके तहत ही लाया गया है, मतलब उसी की बेस पर है ये। और ये कब आया है, 1994 में आया। इसमें गिद्धों का संरक्षण किया जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि 2003 के बाद में ना जो इनकी प्रजाति थी वो 90% कम हो गई। और यहाँ पर जो है ना ये किस वजह से कम हुई थी, एक टैबलेट थी जिसका नाम था डिकोफ्लेनिक, ठीक है, ये पेन किलर थी, जिसकी वजह से जो अगर मान लो ये कहीं पानी में मिल जाती है या कहीं मिल जाती हैं, जिसको ये गिद्ध वगैरह पी लेते हैं, कुछ इस तरीके का होता है, जिसको ये अपनी बॉडी में अगर ले जाते हैं तो इससे ये खत्म होने लगे थे। और इनकी 90% जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज है, वो क्या हो गई, खत्म हो गई थी। वल्चर एक्शन प्लान लाया गया है जो 2020 से 25 के लिए है, यानी कि इनके लिए काम किया जाएगा वल्चर एक्शन प्लान। इसके तहत अलग अलग स्टेट्स में इनके लिए क्या बनाए गए, कंजर्वेशन सेंटर बनाए गए, जिसमें से हमारा हरियाणा भी एक है, इसके साथ साथ यूपी में भी है, हरियाणा में है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग 8 जो स्टेट्स हैं उनमें वल्चर का कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया। हरियाणा में 2001 में इसे स्थापित किया गया था। जैसे छत्तीसगढ़ है, नेपाल है, ऐसे एरिया में ये जो दवाई है इसके ऊपर बैन लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनका कंजर्वेशन सेंटर देखने को मिलेगा। पहली बार इसका पता जो है ना वो पहली बार कहाँ पर चला था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इसका सबसे पहले पता चला कि इनकी जो संख्या है, वल्चर की जो संख्या है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो ये क्या है आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट वल्चर है, ठीक है। और ये कब आया है, 1994 में गिद्धों के संरक्षण के लिए लाया गया था, क्योंकि इनकी जो प्रजाति है वो 90% क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो इसलिए हम क्या लेकर आए, प्रोजेक्ट वल्चर लेकर आए 1994 में। इसके बाद है प्रोजेक्ट गैंडा, ठीक है। प्रोजेक्ट गैंडा 2020 में आया है। इनकी संख्या को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और इसका जो काजीरंगा का जो असम है ना, असम काजीरंगा नेशनल जो ये यहाँ पर कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया इसका, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में है, इसका प्रोजेक्ट गैंडा के नाम से फेमस है। इसके बाद 2020 में लाया गया था। अब जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, तो बायोडाइवर्सिटी का जो अधिनियम है, एक्ट है, आपसे एक्ट पूछ लेगा क्योंकि आपके सिलेबस में गिवन है। तो एक्ट जो है ना बायोडाइवर्सिटी का वो कब आया है, 2002 में आया है। अब इसी के तहत कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल्स लाए गए थे, जैसे कार्टेजिना प्रोटोकॉल था, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। और लागू कब हुआ, 2003 से हुआ है। इसके तहत प्रत्येक राज्य में क्या बनाई गई, एनबीए बनाई गई है। एनबीए क्या होती है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है यहाँ पर, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है। ये वन्य जीव प्लस वनस्पतियों के संरक्षण के लिए है, ठीक है। तो ये क्यों लेकर आए थे हम इस प्रोटोकॉल को, ताकि इसमें वन्य जीवों का संरक्षण हो सके और जो वनस्पति हैं उनका संरक्षण हो सके, ठीक है। तो इसलिए हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल लाए, इस पर इंडिया ने साइन किए थे। इसके तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई जो कि प्रत्येक राज्य में काम करती है। प्रत्येक अलग अलग राज्यों में एनबीए बनी है। तो आपको ये याद रखना है, इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं। ये एक्ट कब आया है, 2002 में, और प्रोटोकॉल कब आया कार्टेजिना, 1 साल बाद, यानी कि 2003 में। इसके बाद हमने इंटरनेशनल स्तर पर क्या क्या प्रयास किए हैं उन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले 1992 में सीबीडी आया, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बारे में भी मैं कंप्लीट बता दूंगी आपको डिटेल से कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। ये किस लिए लाया गया है, मान लो आपसे 4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि बताइए सीबीडी में क्या नहीं था, तो आपको पता नहीं होगा उसके बारे में। तो मैं एक क्लास बना दूंगी जिसमें कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और इस तरीके से सीबीडी, उनके बारे में बता दूंगी आपको, ठीक है। उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो 1992 में सीबीडी कब आया है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका पूरा नेम है, ठीक है। यानी कन्वेंशन हुआ था किसके लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। और कब हुआ है, 1992 में हुआ। एक्ट कब आया है बायोडाइवर्सिटी का, हमारे यहाँ पर 2002 में आया। तो ये जो एक्ट है ना, ये आपको भूलने नहीं है, आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद 2002 में सेकंड कन्वेंशन हुआ, ये मैंने आपको पहले ही बताया, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये 2003 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल, 2003 में। इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, LMO, लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म से बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। जो
कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, ये 2000 में इसका कन्वेंशन हुआ था, यानी कि कन्वेंशन कब हुआ 2000 में, और इसको जो अडॉप्ट किया यानी कि जो लागू किया वो 2003 में किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना, ये किस लिए लाया गया था ये LMO, ताकि बायोडाइवर्सिटी का किससे संरक्षण किया जा सके, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे क्या किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण हो सके। इसके बाद 2010 में जापान में नगोया प्रोटोकॉल आया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नगोया प्रोटोकॉल कहां पर हुआ, जापान में हुआ था, और कब हुआ 2010 में हुआ। इसमें लाभ में समान भागीदारी, यानी कि कोई कंपनी, इसका मतलब ये है कि इसमें ना ये सारी बातें कही गई थी, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री लगा रखी है, ठीक है, और उस इंडस्ट्री के लिए जो आप लकड़ी है, जो सामान है वो जंगल से लेकर आ रहे हैं, और उसमें उन आदिवासियों का हिस्सा है, यानी कि उनकी मेहनत है, जो ST रहते हैं जंगलों में, तो उनका हिस्सा है। जो भी आपको, जब आपने इंडस्ट्री लगाई, उस इंडस्ट्री से आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ पार्ट आपको किन्हें देना होगा, जो भी ये ट्राइबल एरिया के लोग जंगलों में रह रहे हैं, जो इनकी देख रेख कर रहे हैं, तो उनका उसमें कुछ शेयर होगा। तो इस प्रोटोकॉल में बस यही बात कही गई थी कि कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट बना रही है तो उससे उसका प्रॉफिट जो हो रहा है वो अगर कोई उसमें वन का सामान यूज कर रही है, जंगल से कोई सामान ले रही है, तो उसका कुछ प्रॉफिट वहां के वनवासियों को देना होगा, या ST जो भी वहां पर रह रहे हैं उनको इसका प्रॉफिट देना पड़ेगा। समान लाभ वितरण यही है कि यानी कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। इसके बाद है aichi लक्ष्य। aichi लक्ष्य क्या है, ये जैव विविधता के लक्ष्य प्राप्त करने थे, ठीक है। इसके तहत 20 टारगेट रखे गए थे, और इनका जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया था कि 2050 तक ये टारगेट पूरी तरीके से कंप्लीट करने हैं। इन्हें क्या नाम दिया गया, aichi लक्ष्य, aichi टारगेट्स नाम दिया गया, और किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से। 2020 तक इस टारगेट को क्या करना है, अचीव कर, मतलब कुछ हद तक इसे अचीव कर लेना है, लेकिन कंप्लीटली जो अचीव करने का टारगेट है वो 2050 है। इसमें 20 टारगेट थे, इनको 5 कैटेगरी में रखा गया है, अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। 20 टारगेट की अलग अलग 5 कैटेगरी थी, यानी कि किस कारण से समाप्त हो रही है बायोडाइवर्सिटी, उपयोग क्या है इसका, सभी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, और बायोडाइवर्सिटी से जो लाभ हो, आर्थिक लाभ हो, उसको बढ़ाना, शिक्षा के द्वारा भागीदारी बढ़ाना। तो इसके 5 क्या थे, यहाँ पर इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो ये यहाँ पर क्या है, इसके aichi लक्ष्य है। इसके बाद यहाँ पर गिद्ध संरक्षण, ठीक है, गिद्ध संरक्षण ये बस आपका लास्ट रह गया है, ये गिद्ध संरक्षण, ठीक है। BNHS ये अलग पॉइंट था, मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया है वल्चर के लिए। तो यहाँ पर ये जो काम किया जा रहा है ना, ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है, ये आपके हरियाणा में ही है, और हरियाणा के साथ में मिलकर ये काम कर रही है, कौन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो गिद्धों के संरक्षण के लिए काम करती है, और हरियाणा सरकार के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ये, ठीक है। इसके तहत जो सेव है, सेव क्या है, सेविंग एशियन वल्चर एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, सेव का मतलब है सेविंग एशियन वल्चर एक्सटिंक्शन। तो ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये किसके साथ मिलकर काम कर रही है, आपके हरियाणा के साथ मिलकर काम कर रही है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें हमने कुछ प्रोटोकॉल पढ़े हैं, कुछ जिस तरीके से कन्वेंशन पढ़े हैं, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाले हैं। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने आज की क्लास में प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में पढ़ा। इसके बाद हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट हुगुल पढ़ा है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन पढ़ा है,